नमस्कार साथियों, मैं हूं मोहन अहिरवार और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द सेल्फ अचीवर में। दोस्तों, असफलता सफलता की सीढ़ी है। इस बुक का ये 61वां कारण है, जिसका नाम है पराजित कैरियर। कोई कैरियर बहुत आसान या बहुत मुश्किल नहीं होता। यह सब अनुभूति और सामने आने वाली बाधाओं की संख्या का मामला है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिखर पर मौजूद लोगों के पास ही बड़ी समस्याएं होती है। संगठनों के निचले पायदान पर खड़े कर्मचारियों को भी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। महिलाओं को बहुत सी समस्याएं झेलना पड़ती है, जिनमें छोटी छोटी असुविधा से लेकर यौन उत्पीड़न तक शामिल है। इसके अलावा उन्हें कामकाजी महिलाओं संबंधी पूर्वग्रहों को भी झेलना पड़ता है। उदाहरण के लिए, तनावपूर्ण स्थितियों का सामना करने के बारे में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में अधिक भावुक, कम शक्तिमान और कम स्मार्ट माना जाता है। ऐसे भी लोग हैं जहां यह विश्वास करते हैं कि सिर्फ वही महिलाएं सफल होती है जो खुले चरित्र की होती है। यह मानना ठीक नहीं है। बहरहाल, यह आवश्यक है कि नौकरी पेशा महिला में अपने व्यावसायिक क्षेत्र में प्रगति करने की योग्यताएं तो होना ही चाहिए। उसमें इन पूर्वाग्रहों और निहित भेदभाव से निपटने की क्षमता भी होना चाहिए। हर महिला अपने कैरियर के किसी न किसी मोड़ पर इन समस्याओं का सामना करती है। इन समस्याओं का उचित प्रबंधन न कर पाने के कारण अनेक महिलाएं सफल कैरियर से वंचित रह जाती हैं। अनुष्का एक ऐसी ही महिला है जो बहुत योग्य न्यूक्लियर फिजिसिस्ट होने के बावजूद असफल हो गई। अनुष्का की उम्र 30 वर्ष से अधिक है और वह एक परंपरावादी परिवार की है। उसके माता पिता औरंगाबाद में रहते हैं। वह एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी थी। उसने हैदराबाद की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से न्यूक्लियर फिजिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया, जिसमें उसे गोल्ड मेडल मिला। फिर उसने मुंबई से पीएचडी की और उसकी थीसिस को सर्वश्रेष्ठ शोध पुरस्कार मिला। अपनी शिक्षा और सुंदरता के बावजूद अनुष्का विनम्र है। वह हमेशा अच्छा व्यवहार करती है और कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाती। उसके व्यवहार में सादगी झलकती है, इसलिए उसे बहुत से लोग पसंद करते हैं। अतीत में विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते वक्त कम से कम 2 लोगों ने उससे विवाह करने की इच्छा जाहिर की, परंतु उसने विनम्रता पूर्वक इनकार कर दिया, क्योंकि वह अपनी शिक्षा और कैरियर के लक्ष्यों के प्रति समर्पित थी। उसकी समस्याएं तब शुरू हुई जब उसने मुंबई की एक विश्वविख्यात रिसर्च लेबोरेटरी में वैज्ञानिक के रूप में अपना कैरियर शुरू किया। अपनी पीएचडी पूरी करने के बाद अनुष्का प्रयोगशाला में वैज्ञानिक के रूप में काम करने लगी। वह राघवन के नेतृत्व में एक प्रोजेक्ट पर काम करने लगी, जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक थे। अनुष्का बहुत खुश थी कि उसे इतने सम्मानी व्यक्ति के साथ काम करने का अवसर मिला। 6 महीने तक सब कुछ अच्छा रहा। फिर राघवन लंबे समय के लिए अमेरिका चले गए। उनकी जगह पर मिंकी चोपड़ा प्रोजेक्ट के प्रमुख बन गए। 52 वर्षीय चोपड़ा योग्य वैज्ञानिक था और उनका बहुत सम्मान किया जाता था। अनुष्का सीधे उसके अधीन काम करती थी। राघवन की तुलना में चोपड़ा ने प्रोजेक्ट के मार्गदर्शन और उसके काम में अधिक रुचि दिखाई। वह उसका बहुत ध्यान रखता था। प्रोजेक्ट बहुत तेजी से प्रगति कर रहा था और इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ने टीम के सदस्यों की प्रशंसा की। अनुष्का का काम इस तरह का था कि उसे अक्सर देर रात तक ऑफिस में रुकना पड़ता था। एक रात को चोपड़ा उसे उसके घर तक छोड़ने गया। जब अनुष्का प्रोजेक्ट के बारे में बातें करने लगी तो चोपड़ा ने उसे यह कहकर रोक दिया कि ऑफिस की बातें ऑफिस तक ही सीमित रहना चाहिए। इसलिए वे दोनों अपनी रुचियों और कुकिंग के बारे में बातें करने लगे। चोपड़ा अक्सर
अनुष्का को चर्चा के लिए बुलाने लगा और अनौपचारिक व्यवहार करने लगा। जब चोपड़ा उसे एन कहता था और नाटकीय अंदाज में अभिनय करके उससे लाड़ जताता था तो वह शर्मा जाती थी। वह इस तरह का व्यवहार सिर्फ अकेले में ही करता था। अनुष्का उससे अकेले में मिलने से बचने की कोशिश करती थी, परंतु उसके काम की प्रकृति ही ऐसी थी कि उसे चोपड़ा से अक्सर मिलना पड़ता था। जैसी आशा थी, दोनों के आपसी संबंधों में ठंडापन आ गया। बहरहाल चोपड़ा कोई खास परेशानी खड़ी नहीं कर पाया, परंतु अनुष्का उसके सामने पहुंचते ही असहज हो जाती थी। अनुष्का के आग्रह और चोपड़ा की अनुशंसा पर उसका तबादला अहमदाबाद में एक अन्य प्रोजेक्ट में कर दिया गया। इन घटनाओं से अनुष्का का आत्मविश्वास और मनोबल कम हो गया। वह औरंगाबाद में अपने माता पिता के घर वापस चली गई। उन्होंने उसकी शादी एक लेक्चरर से कर दी। वह अब नौकरी नहीं करना चाहती, परंतु वह दुखी है क्योंकि वह जीवन में जो करना चाहती थी वह नहीं कर पाई। वह अपने कैरियर में इसलिए असफल रही क्योंकि उसमें नौकरी की विपरीत स्थितियों से निपटने की क्षमता नहीं थी। असफलता तब हाथ लगती है जब हम इन स्थितियों के सामने समर्पण कर देते हैं। दोस्तों, अनुष्का पीएचडी कर चुकी थी, यानी उसके नाम के आगे डॉक्टर लग चुका था, लेकिन उसके बाद भी वो असफल ही रही। उसका कारण ये है कि वो उन परिस्थितियों के सामने झुकी नहीं जो कि चोपड़ा चाहता था, इसलिए वो असफल रही और उसने उसका जो तबादला था वो किसी दूसरे कॉलेज में या दूसरी यूनिवर्सिटी में कर लिया। और जब पीएचडी कंप्लीट हो गई तो उसकी शादी हो गई और वो नौकरी ही नहीं करना चाहती क्योंकि उसका जो मन है वो एक तरह से हट गया कि मुझे अब नौकरी नहीं करना है। तो असफलता का यह भी एक कारण है। और दूसरा का ये 62वां कारण है दंभपूर्ण कैरियर। दंभपूर्ण कैरियर बहुत से लोगों की कैरियर प्रगति को रोकने के लिए जिम्मेदार है। कई लोग अपने बारे में झूठी छवि गढ़ लेते हैं और अपनी योग्यताओं पर घमंड करते हैं। यह झूठा घमंड और अपने महत्व का अतिशयोक्तिपूर्ण एहसास उनके पतन में योगदान देता है। दंभी व्यक्ति अहंकारपूर्ण व्यवहार करता है। ऐसे लोग बातचीत में निरंकुश होते हैं और अपने बारे में ढींगे हाँकने के मौके ढूंढते रहते हैं। दंभपूर्ण व्यवहार के कारण व्यक्ति ना तो कुछ नया सीख पाता है और ना ही यथार्थवादी नज़रिया विकसित कर पाता है, इसलिए उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है। दंभी व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। उनकी इस प्रकृति के कारण दूसरे लोग रक्षात्मक हो जाते हैं, जिससे साथियों से उनके संबंध खराब हो जाते हैं। उत्कृष्ट योग्यता होने के बावजूद कई लोग अपने दंभपूर्ण व्यवहार के कारण कैरियर में असफल होते हैं। यह व्यवहार उम्र तथा संगठन में ऊंचे पदों पर पहुंचने के साथ साथ बढ़ता जाता है। उनके आसपास के लोग सच्चाई बताने से कतराते हैं, क्योंकि दंभपूर्ण व्यक्ति न सिर्फ इसके विरोध में तर्क देता है बल्कि उनका शत्रु भी बन जाता है। इसलिए लोग वही भाषा बोलते हैं जो दंभपूर्ण व्यक्ति सुनना चाहता है और इस वजह से उसका दंभ बढ़ता जाता है। कई लोग, खासकर लीडर्स, ऐसे व्यवहार के शिकार होते हैं। वे अपनी सत्ता और शक्ति के मद में चूर हो जाते हैं, जो उनके दंभपूर्ण व्यवहार का स्रोत बन जाता है। बहरहाल, इसका यह अर्थ नहीं है कि जो लोग शक्तिशाली पदों पर नहीं हैं उनमें दंभ नहीं होता। दंभ खतरनाक है और यह लोगों को कैरियर में असफल करवा सकता है, जैसा श्रीनिवासन शेषाद्री के साथ हुआ। श्रीनिवासन शेषाद्री तमिलनाडु का एक बहुत योग्य राजपत्रित अधिकारी है। उसे कायदे कानून की अच्छी जानकारी है और वह अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित है।
वह यथासंभव कुशलता से अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए बहुत मेहनत करता है, परंतु श्रीनिवासन अपने कर्मचारियों के लापरवाह नज़रिए की वजह से परेशान हो जाता है। उसे अधिकांश कर्मचारी निकम्मे लगते हैं। वह लाल फीताशाही की आलोचना करता है और इस बात से चिढ़ता है कि कर्मचारियों में पर्याप्त ज्ञान नहीं है। वह लगभग इस मौके पर ऐसे विचार व्यक्त करता है, काफ़ी हद तक उसकी राय सही हो सकती है, परंतु रोचक बात यह है कि वह इस स्थिति से उबरने और अपने कर्मचारियों को ज्ञान को बढ़ाने की कोई कोशिश नहीं करता है। उसके प्रयास सिर्फ आलोचना करने तक ही सीमित रहते हैं। श्रीनिवासन का मानना है कि वह सबसे योग्य और ज्ञानी है, खासकर भूमि अधिग्रहण और राजस्व कानूनों के मामले में। वह मानता है कि वह आज तक किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जिसके पास जिला प्रशासन के बारे में उससे अधिक ज्ञान या अंतर्दृष्टि हो। उसके स्वभाव को जानने के कारण अधिकांश कर्मचारी उसकी योग्यता का गुणगान करने की ताक में रहते हैं। उसके स्टाफ के सदस्य उससे डरते हैं। जो भी व्यक्ति उसके सामने फाइल लेकर जाता है वह सवालों की बौछार के लिए तैयार रहता है। श्रीनिवासन को तब बहुत मज़ा आता है जब लोग उसके सवालों का जवाब नहीं दे पाते। कर्मचारी कहते हैं कि श्रीनिवासन के पास से ऐसी एक भी फाइल नहीं गुजरती जिसे वह टिप्पणी और सुधार के लिए वापस न लौटाए। एक बार सलेम जिले की एक सरकारी परियोजना में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी करने के लिए श्रीनिवासन को भूमि अधिग्रहण कलेक्टर के रूप में वहां भेजा गया। उसका काम किसानों से 5000 एकड़ से अधिक भूमि अधिग्रहित करना था। श्रीनिवासन इतने महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को लेकर रोमांचित था। उसने पदभार संभालते ही तत्काल पूरे स्टाफ की मीटिंग बुलवाई। उसने एक भाषण देकर इस बात पर जोर दिया कि वह घटिया प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगा। उसने यह भी कहा कि हर चीज़ उसके ज्ञान के हिसाब से होना चाहिए और कर्मचारियों को तत्काल उसकी कार्यशैली के अनुरूप ढल जाना चाहिए। सभी कर्मचारी धीरे धीरे समझ गए कि श्रीनिवासन टीम का खिलाड़ी नहीं है और सिंहासन पर बैठना पसंद करता है। कुछ कर्मचारियों ने जब समस्याओं को सुलझाने के बारे में अलग दृष्टिकोण रखने की कोशिश की तो श्रीनिवासन ने उन्हें फटकार दिया। सहायक कलेक्टर त्यागराजन ने जब श्रीनिवासन के तरीके से काम नहीं किया तो उसका महत्वपूर्ण कार्यभार कम कर दिया गया। इस घटना के बाद किसी ने भी उसे सुझाव देने के बारे में सोचा तक नहीं। चर्चा के दौरान त्यागराजन ने मुझे बताया कि श्रीनिवासन विश्वसनीय लोगों के बजाय आश्रित लोगों को पसंद करता था। श्रीनिवासन ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अनुसार लगभग 1150 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की अधिसूचना जारी की। हालांकि त्यागराजन को दरकिनार कर दिया गया था, पर इसके बावजूद उसने श्रीनिवासन से मिलकर यह स्पष्ट करने की कोशिश की कि इस अधिसूचना से गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती है, क्योंकि भूमि स्वामित्व के रिकॉर्ड पूरी तरह प्रामाणिक नहीं है। त्यागराजन ने उसे याद दिलाया कि भुगतान करने के लिए सिर्फ कानूनी रूप से सही होना ही पर्याप्त नहीं होगा। यह सुनते ही श्रीनिवासन उसके साथ बहस करने लगा। जब त्यागराजन ने अपनी बात पर जोर दिया तो श्रीनिवासन उस पर चिल्लाने लगा कि उसके पास त्यागराजन से ज़्यादा ज्ञान और अनुभव है, इसलिए यह काम उसके हिसाब से ही होगा। स्वामित्व के दस्तावेजों की जांच करने और पहचान सुनिश्चित करने के बाद श्रीनिवासन ने 521 किसानों को 14 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया। इसके एक महीने बाद स्थानीय विरोधी दल के नेताओं ने विधानसभा में आरोप लगाया कि सलेम जिले में भूमि अधिग्रहण कलेक्टर ने सत्तारूढ़ दल के स्थानीय विधायक
के साथ साठ-गांठ करके भूमि अधिग्रहण के नाम पर बोगस भुगतान किया है। उन्होंने जो रिकॉर्ड प्रस्तुत किए उनसे यह साबित हुआ कि जिस भूमि का भुगतान हुआ था उस पर दरअसल किसी का भी स्वामित्व नहीं था। स्वामित्व के जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे वे झूठे थे और दावेदारों की पहचान के प्रमाण पत्र भी फर्जी थे। इस प्रकरण की जांच शुरू हो गई। लंबी जांच के बाद जांच आयोग ने पाया कि बोगस भुगतान के पीछे एक बड़े भूमि माफिया का हाथ था। इस माफिया ने स्थानीय तहसीलदार और पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स से मिली भगत करके ये बोगस दावे किए थे। इसके अलावा कमीशन ने यह भी पाया कि हालांकि श्रीनिवासन व्यक्तिगत रूप से भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं था, परंतु वह रिकॉर्ड के उचित सत्यापन के बिना अधिसूचना जारी करने के लिए जिम्मेदार था। उसे भूमि का मुआवजा देने के काम में लापरवाही का दोषी भी पाया गया। इसके परिणाम स्वरूप उसे शासकीय सेवा से मुक्त कर दिया गया। बहुत से कर्मचारी इस माफिया के बारे में जानते थे, परंतु किसी ने भी श्रीनिवासन को इसकी जानकारी नहीं दी। वे कहते हैं कि वह न सिर्फ बहुत औपचारिक था बल्कि वह हर चीज़ के प्रमाण मांगता था और इस तरह की जानकारी का कागजी प्रमाण नहीं दिया जा सकता। राजस्व कानूनों का श्रीनिवासन का ज्ञान धरा का धरा रह गया और अंततः उसे अयोग्यता के कारण नौकरी से निकाल दिया गया। दंभ अच्छे खासे कैरियर का यह हाल कर सकता है। कैरियर में असफलता तय है अगर हम यह विश्वास न करें कि हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है और उसमें कोई ऐसा ज्ञान हो सकता है जिसकी हम में कमी हो। यह कोई दार्शनिक बात नहीं है। बिल्कुल व्यावहारिक रूप से देखे जाने पर भी हर व्यक्ति में किसी मुद्दे पर ऐसा ज्ञान हो सकता है जिसकी उस क्षेत्र के विशेषज्ञ में कमी हो सकती है। सच्चा विशेषज्ञ वह नहीं होता जो आदर्श बनने की ढींग हाँकता है, बल्कि वह होता है जिसमें उपलब्ध ज्ञान का सही तरीके से दोहन करने की क्षमता होती है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति अधिक ज्ञानी है तो उसे बगैर चोट पहुँचाए दूसरे लोगों को सुधारना चाहिए। दंभी व्यक्ति अपने ज्ञान का प्रयोग दूसरों को चोट पहुँचाने के लिए करता है और यह अंततः उसे असफलता की ओर ले जाता है। दोस्तों, श्रीनिवासन जिलाधीश था, आईएएस ऑफिसर था और सिर्फ एक ही गलती की वजह से सिर्फ वो इस अहंकार में रह गया कि मेरे पास नॉलेज ज़्यादा है और मैं आपसे कम नहीं हूँ, आप मुझे ज्ञान ना बताओ। क्योंकि सिखाने वाला तो एक छोटा सा बच्चा भी सिखा सकता है कि ये आप गलत कर रहे हैं, लेकिन हम माने तब। अगर हम किसी की बात मानेंगे ही नहीं तो कहीं ना कहीं हमें असफलता का सामना करना पड़ेगा। श्रीनिवासन आईएएस ऑफिसर होने के बावजूद, कलेक्टर होने के बावजूद दोस्तों उसे अपने कैरियर से हाथ धोना पड़ा। नौकरी से उसे निकाल दिया गया और उसको दोषी पाया गया भूमि अधिग्रहण के मामले में। तो ये दंभ होता है, अहंकार होता है जो कि व्यक्ति को ले डूबता है, जिंदगी खराब कर देता है और असफलता मिलना तय हो जाती है। तो ये था दंभपूर्ण कैरियर। अब है लगन विहीन कैरियर। ये 63वां कारण है। मैं कल से सिगरेट पीना छोड़ दूंगा। मैं आगे से अपनी दिनचर्या में अधिक व्यवस्थित रहूंगा। मैं सुबह घूमना शुरू कर दूंगा। अब शराब पीना बंद। ऐसे काम बहुत खतरनाक है, अब मैं इन्हें नहीं करूंगा। मैं अपना वजन कम कर लूँगा। ज़िंदगी नीरा से हर दिन ऑफिस पहुंचने के लिए 3 घंटे का सफ़र करना, मुझे कुछ करना होगा।
मुझे अपनी पढ़ाई में मन लगाना होगा, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मुझे अपनी खाने की आदतों पर नियंत्रण करना होगा। मुझे अपने गुस्से को काबू में रखना होगा, वरना मेरा ब्लड प्रेशर मुझे मार डालेगा। मुझे अपनी तुलना दूसरों से नहीं करना चाहिए। हर एक का अपना जीवन होता है। मुझे अपना आपा नहीं खोना चाहिए। अधिकांश लोगों के मन में अक्सर इस तरह के विचार आते हैं, परंतु वे जरा भी नहीं बदलते। इसका कारण आसान और समझ में आने लायक है। उनमें इतना संकल्प, लगन या इच्छा शक्ति नहीं होती कि वे ये परिवर्तन कर लें और लंबे समय तक उन्हें कायम रखें। लगन की कमी कैरियर में असफलता का कारण बन सकती है। इस प्रतियोगी संसार में सबसे योग्य व्यक्तियों को भी कुछ हासिल करने के लिए बार बार प्रयास करना पड़ता है। दुर्भाग्य से करोड़ों लोग योग्य होने के बावजूद धैर्य की कमी के कारण असफल होते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो बहुत से काम शुरू तो कर देते हैं, परंतु उनमें से अधिकांश को अधूरा छोड़ देते हैं। जरा सी कठिनाई नज़र आते ही वे अपने सपनों की योजना से पीछे हट जाते हैं। वे पूर्णता का अनुभव किए बिना नौकरियां, प्रोफेशन, मित्र, यहाँ तक कि जीवन साथी भी बदल लेते हैं। थोड़ी सी परेशानी क्या आई कि व्यक्ति अपना रास्ता ही चेंज कर लेता है। हम में से कई लोग सिर्फ बाहरी चमक दमक देखकर कुछ पेशों, कैरियरों और व्यवसायों की ओर आकर्षित होते हैं। उदाहरण के लिए कई लड़कियां मॉडलों के बाहरी पहनावे और बिंदास जीवन शैली से आकर्षित होकर मॉडल बनना चाहती है। कई लोग डॉक्टर इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि यह बहुत सम्मानजनक पेशा है। ऐसे लोगों का पूरा ध्यान इनपुट के बजाय आउटपुट पर रहता है। इनपुट का मतलब है लगातार प्रयास, कड़ी मेहनत, समर्पण, प्रतिबद्धता और इच्छा शक्ति। बहरहाल अपेक्षित प्रयास के बारे में सोचकर ही अधिकांश लोग शुरू करने से पहले ही पीछे हट जाते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग नादानीवश यह चाहते हैं कि हमारे कुछ किए बिना ही हमें कोई शानदार चीज़ मिल जाए। वास्तविकता में ऐसा चमत्कार कभी नहीं होता। यह तभी हो सकता है जब आप लगन से जुटे रहते हैं। आसान दिखने वाले कैरियरों की अपनी कठिनाइयों और परेशानियां होती है। मैं आपको एक कैरियर केंद्रित लड़की की केस स्टडी बताना चाहूँगा जो लगन की कमी के कारण असफल हुई। शर्मिला भिड़े ने पुणे के कॉलेज से बीकॉम किया था। वह अपना कैरियर बनाना चाहती थी। उसने सुन रखा था कि मार्केटिंग के क्षेत्र में कैरियर में जल्दी तरक्की होती है और तनख्वाह में भी अच्छी मिलती है। इसलिए उसने एक क्रेडिट कार्ड फ्रेंचाइजी एजेंसी में सेल्स एग्जीक्यूटिव की नौकरी कर ली। शर्मिला अपने काम को लेकर बहुत रोमांचित थी। वह हर शाम को अपने भाई और माँ को दिन भर के अनुभव सुनाती थी, परंतु 3 महीने बाद ही नौकरी में उसकी रुचि कम हो गई। उसे लगा कि इस नौकरी में सुख कम और दुख ज़्यादा था। चाहे तेज़ गर्मी हो या बारिश, उसे लगातार घूमना पड़ता था। उसे हर दिन विभिन्न कमर्शियल कॉम्प्लेक्सों में लगभग 50 ग्राहकों से मिलना पड़ता था। इस दौरान उसे जो अपमान सहना पड़ता था, उसे वह पसंद नहीं करती थी। 200 लोगों में से मुश्किल से एक व्यक्ति क्रेडिट कार्ड लेता था। जिन लोगों से वह मिलती थी, उनमें से लगभग 20% लोग कार्ड से ज़्यादा दिलचस्पी उसमें लेते थे। वे उससे बहुत से सवाल पूछते थे, परंतु कार्ड नहीं लेते थे। और कई लोग तो ऐसे होते थे जो उससे अगले दिन संपर्क करने को कहते थे, हालांकि उनका कार्ड लेने का कोई इरादा नहीं होता था। शर्मिला को यह भी महसूस हुआ कि इस
व्यवसाय के लोगों के प्रति जनता के मन में कोई सम्मान नहीं है और यह एक तरह से भीख मांगने जितना ही बुरा है। इसलिए वह इस नौकरी को छोड़ना चाहती थी। उसका तर्क था कि इस क्षेत्र में जो लोग सफल हुए हैं वे या तो खुशकिस्मत रहे होंगे या फिर ऊंची पहुंच वाले होंगे। 4 महीने बाद उसने नौकरी छोड़ दी। इसके बाद वह लगभग 2 महीने तक बेरोजगार रही। फिर उसने एक डिपार्टमेंटल स्टोर में अकाउंट्स सुपरवाइज़र की नौकरी कर ली। शुरुआत में तो उसे लिखा पढ़ी का काम पसंद आया। बहरहाल अकाउंट्स की देखरेख, बैंक से पैसे जमा करने, वाउचर बनाने, बही खाते लिखने और हर शाम को बैलेंस मिलाने के उबाऊ काम से शर्मिला बोर होने लगी। उसे यह काम नीरस लगने लगा। वहाँ पर 5 महीने के अपने काम में उसने बहुत सी गलतियाँ की, परंतु वह यह मानने को तैयार नहीं हुई कि उसमें कर्मठता की कमी थी। उसने कहा कि यह एक जैसा रूटीन काम था जिसमें चिंतन या विश्लेषण की कतई ज़रूरत नहीं थी। उसके अफसर उसके काम से खुश नहीं थे। यह देखते हुए शर्मिला ने 7 महीने बाद नौकरी छोड़ दी। इस बार उसने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस में सम्मानजनक कैरियर बनाने का निर्णय लिया। 1 साल में उसने मूलभूत और वेब आधारित सॉफ्टवेयर कोर्स जैसे ASP और जावा पूरे कर लिए। फिर भी उसे काफ़ी लंबे समय तक नौकरी नहीं मिल पाई। आखिरकार उसे मुंबई की एक नई सॉफ्टवेयर कंपनी में जूनियर प्रोग्रामर की नौकरी मिल गई। हर दिन उसे 6 घंटे यात्रा करना पड़ती थी। इसके अलावा उसे अपनी नौकरी में 9 घंटे काम करना पड़ता था। उसकी तनख्वाह 8,000 रुपये थी। हालांकि वह इस नौकरी में तुलनात्मक रूप से ज़्यादा खुश थी, परंतु सफ़र और काम के लंबे घंटों के कारण उसे बहुत मुश्किलें आई। उसने लगभग 1 साल तक यहाँ काम किया और फिर नौकरी ढूंढने के लिए पुणे चली गई। जब मैं उससे आखिरी बार मिला तो वह एक कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र में रिसेप्शनिस्ट और विद्यार्थी परामर्शदाता का काम कर रही थी। यहाँ भी वह दुखी थी और नौकरी बदलने के बारे में सोच रही थी। शर्मिला इनमें से किसी भी कैरियर में सफल हो सकती थी। वह असफल इसलिए हुई क्योंकि उसमें लगन की कमी थी। सिर्फ कैरियर की महत्वाकांक्षा होना ही पर्याप्त नहीं है। विपरीत परिस्थितियों, हतोत्साहन, चुनौतियों और रुकावटों का सामना करने की क्षमता अधिक महत्वपूर्ण है। व्यवसाय का चयन नहीं, बल्कि व्यवसाय में लगन कैरियर में सफलता दिलाती है। सिर्फ कैरियर की महत्वाकांक्षा होना ही पर्याप्त नहीं है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि शर्मिला सफल नहीं हो सकती थी। ऐसे कई लोग हैं जो सफल हो सकते हैं, लेकिन उनमें उनकी जो स्थिरता होती है कि 2 महीने काम किया और वापस से वो छोड़ दिया कि नहीं, ये नहीं करना, ये तो अच्छा ही नहीं है, और उसके बाद में वापस से कहीं दूसरी जगह नौकरी ढूंढेंगे, वापस से भटकेंगे, तो 1-1.5 महीना तो उनका ऐसा ही निकल जाएगा। वापस से वो काम ढूंढेंगे, फिर वापस से काम करने लगेंगे, और ऐसे करते करते वो 2 महीना उस काम में लगने में लगा देंगे और ज़्यादा भी लगा देंगे। फिर नौकरी करेंगे, 2-4 महीने करेंगे, फिर उनको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उनकी जो लगन है वो है ही नहीं काम करने की, इसलिए असफल हो जाते हैं। ये कारण है 64वां, जिसका नाम है अति संतुष्ट कैरियर। हर व्यक्ति संतुष्ट और सुखी होना चाहता है। बहरहाल इसका मतलब यह नहीं है कि हम आलसी बने रहें, अपनी क्षमता बर्बाद करें और अपनी मूलभूत जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लें। सच्चाई यह है कि बिना योगदान दिए कोई सुखी नहीं हो सकता।
अति संतुष्ट लोग आगे चलकर आमतौर पर दुखी होते हैं। आंतरिक और परिवेशी प्रेरणा की कमी के कारण बहुत से लोगों में अति संतुष्ट बनने की प्रवृत्ति होती है। परिणाम स्वरूप वे अपने कैरियर में असफल हो जाते हैं। लोगों के अति संतुष्ट बनने के कई कारण होते हैं। अपने से कम योग्य और कम संसाधन वाले लोगों के साथ लगातार तुलना करना, किसी काम को करने या ना करने के परिणामों को ना समझ पाना, अपने महत्व का एहसास ना कर पाना आदि। बहुत से लोग कड़ी मेहनत से बचने के लिए बिना किसी उचित कारण के अति संतुष्ट नज़रिया विकसित कर लेते हैं। इसके अलावा जब लोग काम करने के अनिच्छुक होते हैं तो वे अपनी रक्षा करने के लिए अति संतुष्टि का बहाना बना लेते हैं। वे यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि वे अपने जीवन से खुश हैं, परंतु यह सिर्फ अहम की रक्षा करने का बहाना होता है। वास्तविकता यह हो सकती है कि वे दुखी हो क्योंकि वे जीवन में कोई महत्वपूर्ण काम नहीं कर पाते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लक्ष्य को प्राप्त करते करते पूरी तरह निढाल हो चुके होते हैं। उदाहरण के लिए, जनरल मैनेजर बनने के लिए कड़ी मेहनत करने वाला व्यक्ति जब उस पद पर पहुंचता है तो वह अति संतुष्ट बन जाता है, क्योंकि वह सोचता है कि उसने पर्याप्त हासिल कर लिया है। कारण चाहे जो भी हो, अति संतुष्टि कार्य प्रदर्शन पर विपरीत प्रभाव डालती है, जिसके परिणाम स्वरूप असफलता उत्पन्न होती है। मैं आपको मुरलीधरन का प्रकरण बताना चाहता हूं, जो एक योग्य मैकेनिकल इंजीनियर होने के बावजूद अपने अति संतुष्ट नज़रिए के कारण मेंटेनेंस इंजीनियर बनकर रह गया। मुरलीधरन मद्रास विश्वविद्यालय से संबद्ध एक कॉलेज का मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्नातक था। वह औसत से अच्छा विद्यार्थी था। 1980 के दशक में जब वह इंजीनियरिंग कर रहा था तो कैंपस प्लेसमेंट के लिए कंपनियां कॉलेजों में नहीं आती थी। यह हैरानी की बात थी कि जब मुरलीधरन 1983 में अपने अंतिम वर्ष में था, तब राज्य शासन के एक उपक्रम के अधिकारी उसके कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट के लिए आए। 3 अन्य विद्यार्थियों के साथ मुरलीधरन को भी चुना गया। हर एक के लिए यह गर्व की बात थी, खासकर मुरलीधरन के लिए, क्योंकि उसे कोर्स पूरा करते ही सरकारी नौकरी मिल गई थी। एक और आकर्षण यह था कि इंजीनियरिंग का भारी सामान बनाने वाली यह कंपनी चेन्नई में थी। मुरलीधरन ने 1983 में 750 रुपये महीने के स्टाइपेंड पर जूनियर मेंटेनेंस इंजीनियर ट्रेनी के रूप में काम शुरू किया। 1 साल का प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उसे 1100 रुपये महीने की नियमित तनख्वाह पर जूनियर मेंटेनेंस इंजीनियर के रूप में स्थायी कर दिया गया। इस तरह से चीज़ें हो रही थी। उससे मुरलीधरन बहुत खुश था। सुरक्षित, आरामदेह चेन्नई स्थित नौकरी, उसे और क्या चाहिए था। शुरुआती 2 साल में उसने फैक्ट्री में कड़ी मेहनत की और उसने अपने कॉलेज के दोस्तों तथा सहकर्मियों के साथ मौज मस्ती भी की। 1986 में उसकी शादी हो गई। उसकी पत्नी भूमा राज्य सचिवालय में क्लर्क थी। दोनों ही एक साथ बहुत खुश थे। आर्थिक रूप से भी वे दोनों संतुष्ट थे। उसी साल उसके 2 सहकर्मी, जिन्हें कॉलेज से उसके साथ चुना गया था, बेहतर अवसर की तलाश में नौकरी छोड़कर चले गए। उनमें से एक मास्टर डिग्री करने के लिए अमेरिका चला गया और दूसरा भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में नौकरी करने लगा। मुरलीधरन को बुरा लगा कि वह उनकी तरह कहीं और नहीं जा सकता था, परंतु वह इस भावना से उबर गया क्योंकि उसने महसूस किया कि उसके पास जो कुछ था वह उससे संतुष्ट था। लगभग 8 महीनों के बाद कॉलेज से उसके साथ ही चुना गया तीसरा दोस्त भी नौकरी छोड़कर एक प्राइवेट कंपनी में चला गया। मुरलीधरन ने अपनी नौकरी छोड़ने के बारे में विचार किया क्योंकि वहां पर विकास की संभावनाएं थोड़ी कम थी।
बहरहाल उसकी अति संतुष्टि के स्तर ने उसे गंभीर प्रयास नहीं करने दिया। वह चेन्नई से बाहर जाने के लिए भी तैयार नहीं था। इसके अलावा उसके 2 बच्चे थे और वह घरेलू जिम्मेदारियों में व्यस्त था। उसने काम करना लगभग बंद कर दिया। करीब 11 साल की नौकरी के बाद उसे मेंटेनेंस इंजीनियर के पद पर प्रमोशन मिल गया। तब तक वह कॉलेज में पढ़ी सारी चीज़ें भूल चुका था। मुरलीधरन अपने आप को व्यावहारिक रूप से लगभग रिटायर्ड समझने लगा और अपनी तनख्वाह को पेंशन मानने लगा। उसके दिन रूटीन बनकर रह गए थे। उसने एक घर बनाया और कार खरीद ली। भीतर से मुरलीधरन बहुत दुखी था, क्योंकि वह कोई ऐसा काम नहीं कर पाया था जिससे उसे गर्व का अनुभव हो और वह कैरियर में तरक्की कर पाए। उसके पास सारी भौतिक सुख सुविधाएं थी, परंतु उसे प्रतिष्ठा की कमी महसूस होती थी। उसका दुख तब बढ़ गया जब उसने सुना कि उसके पुराने मित्र डायरेक्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव्स बन गए थे और अमेरिका में जा बसे थे। मुरलीधरन को यह अफसोस हुआ कि वह अपनी नौकरी के प्रति अति संतुष्ट हो गया था। इस नज़रिए के कारण वह अपने कैरियर और कद को बढ़ाने में असफल हो गया। इंजीनियरिंग कॉलेज के सबसे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में से एक होने के बावजूद वह कम तनख्वाह की नीरस नौकरी में सिर्फ मेंटेनेंस इंजीनियर का काम कर रहा था। जाहिर है, मुरलीधरन ने अपने दुख के लिए कैंपस प्लेसमेंट, अपनी कंपनी, चेन्नई और परिवार के प्रति अपने अत्यधिक प्रेम को दोष दिया। दरअसल ये सिर्फ बहाने थे और बाद में उसने भी यह स्वीकार किया। असली समस्या उसके भीतर थी। बिना किसी स्पष्ट कारण के वह अति संतुष्ट हो गया था। हम में से कई लोग मुरलीधरन की तरह होते हैं। हम अति संतुष्टि विकसित कर लेते हैं, जो हमारी ऊर्जा नष्ट कर देती है और हमारी यात्रा को अधूरा छोड़ देती है। इसलिए हम अपने गंतव्य स्थल तक कभी नहीं पहुंच पाते। परिणाम स्वरूप हम अपने कैरियर में असफल हो जाते हैं। दोस्तों, ये सच है। कई लोग मुरलीधरन की तरह होते हैं। एक बार उन्हें प्यून की नौकरी मिल गई। प्यून की नौकरी अगर मिल गई उनकी, तो चाहे उन्होंने डिग्री हासिल कर ली हो, चाहे उन्होंने आईआईटी से भी किया हो और प्यून की नौकरी मिल गई, बेरोजगारी ज़्यादा है, घर की समस्या है और प्यून की नौकरी मिल गई, तो वो मुरलीधरन की तरह ही संतुष्ट हो जाते हैं और अति संतुष्ट हो जाते हैं कि चलो आज हम बेरोजगार तो नहीं हैं। बस यही कारण उनको ले डूबता है और वो अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि उनका जो कैरियर है वो बर्बाद नहीं होता। उनके पास पैसा भी होता है, घर भी होता है, गाड़ी भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन जो दूसरे लोगों के पास होता है वो उनके पास नहीं होता। तो ये था 64वां कारण और अगला कारण है 65वां, जिसका नाम है महत्व घटाने वाला कैरियर। यह एक कड़वी सच्चाई है कि आप जितना बोते हैं उतना काट नहीं पाते हैं। यह एक कड़वी सच्चाई है कि आप जितना बोते हैं उतना काट नहीं पाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कैरियर में कई अवरोध आते हैं जो प्रयास और परिणाम के बीच में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। जो प्रयास और परिणाम के बीच में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए, सॉफ्टवेयर कंपनी में किए गए निश्चित मात्रा के प्रयास से व्यक्ति को बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, जबकि संस्कृत सिखाने में किए गए उतनी ही मात्रा के प्रयास से उतने अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। अगर कैरियर में 3 प्रमुख तत्व समुचित रूप से मौजूद न हो तो लोग अनुपातिक लाभ प्राप्त करने में असफल होते हैं। ये 3 तत्व हैं: व्यावसायिक महत्व, कार्यकारी महत्व और सौंदर्य परक महत्व।
इसके अलावा कम मांग वाले कैरियरों में चुनौती अधिक होती है, क्योंकि संबंध योग्यता को सीखने और उसका प्रयोग करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता है। अर्थशास्त्र, राजनीति, विज्ञान और साहित्य के क्षेत्रों में मेरे कई मित्र हैं जो किसी भी अन्य व्यवसाय के व्यक्ति से अधिक कड़ी मेहनत करते हैं, चाहे यह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो, चिकित्सा हो या बिजनेस मैनेजमेंट हो। बहरहाल इन व्यावसायिक रूप से अच्छी मांग वाले व्यवसायों में काम कर रहे लोगों को जितनी तनख्वाह मिलती है उसकी 5% भी मेरे मित्रों को नहीं मिलती, और तुलनात्मक रूप से उनकी प्रतिष्ठा भी उनके मुकाबले 1% होती है। जाने या अनजाने में लोग भावनात्मक या अन्य स्थितियों के कारण कम मांग वाले कैरियर में पहुंच जाते हैं। उन्हें असफलता इसलिए नहीं मिलती क्योंकि उन्होंने इन कैरियरों का विकल्प चुना है, बल्कि इसलिए मिलती है क्योंकि वे इन व्यवसायों को व्यावहारिक और लाभकारी व्यवसायों में नहीं बदल पाते। असफलता तब भी मिलती है जब लोग अपने व्यवसायों में होने वाले परिवर्तनों का विरोध करते हैं। सीधे सीधे कहा जाए तो व्यक्ति यदि अपने प्रोफेशन की स्वाभाविक अड़चनों पर विचार न करे तो वह अपने कैरियर में असफल होता है। हम अमूमन 2 गलतियां करते हैं। एक, हम लोकप्रिय कैरियर चुनना पसंद करते हैं। उदाहरण के तौर पर कई राज्यों में इंजीनियरिंग बहुत लोकप्रिय है। सिर्फ दक्षिणी राज्यों से हर साल लगभग 2 लाख विद्यार्थी इंजीनियर बनकर निकलते हैं। वे यह विश्लेषण करने में असफल रहते हैं कि इंजीनियरों की अत्यधिक आपूर्ति के परिणाम स्वरूप अधिक बेरोजगारी और कैरियर में असफलता उत्पन्न होगी। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कैरियर का जो विकल्प अतीत में सफल था वह भविष्य में भी सफल होगा। इसके अलावा औसत से लेकर उत्कृष्ट विद्यार्थी तक सब इंजीनियरिंग का अध्ययन करने लगते हैं। इस वजह से अन्य कोर्सों जैसे मानविकी, पर्यटन, बीमा, होटलिंग, मनोरंजन और अन्य सेवा से जुड़े व्यवसायों में औसत विद्यार्थियों की कमी हो जाती है। अगर इंजीनियरिंग का कोर्स चुनने वाले विद्यार्थियों ने अन्य कोर्स चुने होते तो उनकी सफलता की संभावना कहीं बेहतर होती। दूसरी गलती यह है कि हम इन व्यवसायों में आने वाली मुश्किलों से नहीं निपट पाते हैं, क्योंकि समाज उनके व्यावसायिक तथा व्यावहारिक महत्व को कम आंकता है। दूसरे शब्दों में, कम मांग वाले प्रोफेशन अधिक मांग वाले बन सकते हैं, बशर्ते सही रणनीति बनाकर उन्हें जनता और समाज के लिए उपयोगी बनाया जाए। होम्योपैथी का उदाहरण लें। मैं होम्योपैथी के कई डॉक्टरों को जानता हूं, जिनमें पर्याप्त ज्ञान होने के बावजूद उन्हें रोजी रोटी कमाने में मुश्किल होती है। उनकी ज़बरदस्त गलती यह है कि वे होम्योपैथी को एलोपैथी के प्रतियोगी के रूप में देखते हैं, जो समाज में अधिक लोकप्रिय हैं और इसलिए इसकी मांग भी अधिक रहती है। बहुत से शहरों की यही कहानी है, परंतु हैदराबाद में मैं कुछ ऐसे होम्योपैथी डॉक्टरों के संपर्क में आया जो बहुत सफल है। दरअसल वे एलोपैथी के डॉक्टरों से भी बेहतर स्थिति में हैं। हैदराबाद के होम्योपैथी डॉक्टरों ने अपने कैरियर में सफल होने के लिए एक नई रणनीति का प्रयोग किया। उन्होंने होम्योपैथी को एलोपैथी के विकल्प में रूप में प्रस्तुत किया और यह दावा किया कि इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। वे एलोपैथी की आलोचना नहीं करते हैं, बल्कि वे इसके निदान के कुछ तरीकों का प्रयोग भी करते हैं। इसके साथ ही वे यह भी कहते हैं कि होम्योपैथी दीर्घकालीन बीमारियों जैसे माइग्रेन और पीठ दर्द तथा आम बीमारियों जैसे सर्दी और कब्ज के लिए अधिक उपयुक्त हैं। प्रोफेशन को व्यावहारिक और व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण बनाने से मेरा यही मतलब है। दुर्भाग्य से अधिकांश लोग बहाव के साथ चलते हैं।
हम यह भूल जाते हैं कि कैरियर के स्वाभाविक लाभ चाहे कम ही क्यों न हो, इससे महत्वपूर्ण व अधिक मांग वाला बनाना संबंध व्यक्ति की योग्यता पर निर्भर करता है। व्यक्ति चाहे कितना ही योग्य क्यों न हो, सटीक रणनीति के बिना उसके कैरियर में असफल होने की संभावना होती है। कई माता पिता अपने बच्चों का भविष्य अपने अतीत के आधार पर बनाते हैं। वे कैरियर में हुए परिवर्तनों को नज़रअंदाज कर देते हैं। यही कारण है कि बहुत से माता पिता अपने बच्चों पर इंजीनियरिंग करने के लिए दबाव डालते हैं, क्योंकि उन्होंने इंजीनियरों को सफल होते देखा। परिणाम स्वरूप बच्चे अपनी योग्यता के अनुपात में लाभ हासिल नहीं कर पाते। इसे मैं महत्व घटाने वाला कैरियर कहता हूँ। कैरियर का महत्व तब भी घटता है जब हम प्रोफेशन को समाज के लिए प्रासंगिक बनाने में असफल हो जाते हैं। उदाहरण के लिए संस्कृत महत्वहीन भाषा बनकर रह गई है, क्योंकि इसके विद्वान इसे जनता की भाषा बनाने में असफल रहे हैं। इसलिए इस भाषा ने अपनी उपयोगिता खो दी है। परिणाम स्वरूप जिन लोगों ने संस्कृत का अध्ययन किया है या जो इसका अध्ययन कर रहे हैं, वे प्रतिष्ठा और व्यावसायिक तथा व्यावहारिक महत्व गंवा देते हैं। दुर्भाग्य से हम में से कई लोग या तो कम मांग वाले कैरियर का पीछा करते हैं या फिर अपने कैरियर को महत्वपूर्ण बनाने में असफल रहते हैं। इनमें से कोई भी कारण कैरियर में असफलता का कारण बन सकता है। कैरियर में रणनीति का अभाव प्रोफेशनल के रूप में आपके घटते मूल्य के अनुपात में हो सकता है। अंततः इसका परिणाम आपकी असफलता हो सकता है। दोस्तों, तुलना ज़्यादातर डॉक्टर या इंजीनियर से ही की जाती है। माता पिता अपने बच्चों की तुलना डॉक्टर या इंजीनियर बनाने में ही करते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, और उस पर दबाव भी डालते हैं। चाहे उस बच्चे की रुचि ना हो, लेकिन फिर भी उसको कहते हैं कि तू इंजीनियर बन, डॉक्टर बन, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उन्होंने सफल होते हुए देखा होता है। लेकिन रुचि होना चाहिए। लड़के की या बच्चे की या बच्ची की अगर रुचि नहीं है तो वो वहाँ जाकर भी वही करेगा, क्योंकि उसका मन ही नहीं लगेगा। जिस काम में मन लगता है, अगर वो काम किया जाए तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये था 65वां कारण, और अब है 66वां कारण, अहम केंद्रित कैरियर। कुछ लोग अपनी उपलब्धि पर तभी संतुष्ट हो पाते हैं जब सामने वाला व्यक्ति उतनी ही बड़ी उपलब्धि हासिल करने में असफल हो जाए। कुछ लोग पदोन्नति के बावजूद दुखी रहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि दूसरों को भी प्रमोशन मिल गया। इस असंतोष का कारण इस भावना से उत्पन्न होता है कि मेरे भीतर एक बड़ा मैं है जिसे पहचाना नहीं गया। हम में से ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि हमें दूसरों की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, परंतु हम चाहते हैं कि दूसरे हमारी परवाह करें। हम चाहते हैं कि दूसरे हमें समझें, परंतु दूसरों को समझने के लिए हम जरा भी समय नहीं देते। अब दूसरों को समझने के लिए समय नहीं देंगे तो दूसरे हमें समय क्यों देंगे? हमें विश्वास होता है कि दूसरे जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं उन्हें दूर करने के समाधान और जीवन के महान सिद्धांत हमारे पास हैं, परंतु हमें यह विश्वास नहीं होता है कि दूसरों के पास इतनी समझ हो सकती है कि वे हमारी मदद कर सके। बहुत से महत्वपूर्ण लोग स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों की वजह से अपने कैरियर में असफल हो जाते हैं। वे लगातार अधिकतम लाभ लेने के अवसरों की ताक में रहते हैं। मेरे कहने का यह मतलब नहीं है कि व्यक्ति को कैरियर में अपने हित में काम नहीं करना चाहिए। वास्तविकता तो यह है कि हम में से कई लोग मूल रूप से अपने लिए ही काम करते हैं। दूसरों तथा समाज के लिए हमारे काम संयोगवश ही होते हैं।
मेरे कहने का मतलब यह है कि अहम केंद्रित बनना एक ऐसा नज़रिया है जो स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों द्वारा प्रेरित है। यह दूसरों की कीमत पर खुद का आराम, हित, अधिकार और लाभ चाहता है। अहम केंद्रित लोग प्रेम, करुणा, मित्रता और कृतज्ञता को महत्व नहीं देते हैं। ऐसे लोग दूसरों के बजाय खुद के लिए बेहतर भविष्य की अपेक्षा रखते हैं। अपने कैरियर की प्रगति के लिए वे छल कपट के सहारे हथकंडे अपनाते हैं। वे ढोंग करते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं, हर चीज़ की सच्चाई को भांप सकते हैं। उनके पास सभी समस्याओं के समाधान है और वे अच्छे, सही, शक्तिशाली तथा बुद्धिमान हैं। वे ऐसा जताते हैं जैसे दूसरों को ना नुकुर किए बिना सिर्फ उनका अनुसरण करना चाहिए। जब भी हमें उचित माहौल मिलता है या जब भी हम कमज़ोर लोगों के साथ होते हैं तो हम अपने अहम केंद्रित व्यवहार का प्रदर्शन करने लगते हैं। अहम केंद्रित व्यवहार और आकांक्षाओं वाले लोगों में असफल होने की प्रवृत्ति होती है, चाहे वे कितने ही योग्य क्यों ना हो। जितेश कुमार राणा के साथ यही हुआ। राणा एक अहम केंद्रित व्यक्ति हैं। उसके लिए उसके हित सबसे पहले आते हैं। वह दूसरों से आगे बने रहने और उनका नेतृत्व करने के अवसरों की तलाश करता है। वह दूसरों से अधिक अमीर, अधिक बुद्धिमान, अधिक योग्य और अधिक सफल बनना चाहता है। यह वर्णन उन लोगों को सामान्य लगेगा जो इसी तरह के होते हैं। यहाँ पर असामान्य बात यह है कि इस तरह का व्यक्ति अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता का दोहन करने के बजाय दूसरों से आगे निकलने की कोशिश करता है। जब हमारी उपलब्धियाँ तुलना पर आधारित होती है तो हम दूसरों की राह में मुश्किलें पैदा करने की कोशिश करते हैं। इसे हम दूसरों से अधिक पाने का जाल कहते हैं। इसके लिए हम रणनीति बनाते हैं और छल कपट से घटनाओं को अपने पक्ष में करने का प्रयास करते हैं। इस तरह से हम दूसरों की राह में रोड़े डालते हैं और समाज की प्रगति में बाधक बनते हैं। राणा मुंबई की एक टेलीकॉम कंपनी में जनरल मैनेजर हैं। वह मूलतः निरंकुश और सामंतवादी व्यक्ति हैं। हालांकि वह प्रजातांत्रिक और सामाजिक होने का दावा करता है। उसका प्रजातंत्र दूसरों से नमस्ते करने और दूसरों को अपने नाम से पुकारने देने तक ही सीमित है। अपने बाकी व्यवहार में बड़े और छोटे के बारे में उसके सामंतवादी मूल्य स्पष्ट हैं। वह एक प्रभावी व्यक्ति है जो अन्य योग्य मैनेजरों जितना अच्छा काम करता है, परंतु खुद को दूसरों से बेहतर सिद्ध करने की लालसा में उसने कई बार अपने सहकर्मियों के लिए मुश्किलें पैदा की हैं। वह अपने समकक्षों के खिलाफ मैनेजमेंट को गुमनाम शिकायतें भेजता है, फाइलें चुराता है, दूसरे विभाग प्रमुखों के खराब प्रदर्शन के बारे में अफवाहें फैलाने के लिए अधीनस्थों को प्रोत्साहित करता है और गलत आंकड़ों का प्रयोग करके मैनेजमेंट के सामने अपनी अच्छी छवि बनाने की कोशिश करता है। वह अपने अधीनस्थों को उनके दिमाग का इस्तेमाल नहीं करने देता, बल्कि इस बात पर जोर देता है कि वे सिर्फ अपने हाथों का इस्तेमाल करें। वह चापलूसी करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत करता है। उसने अपनी कार्यशैली की आलोचना करने वाले कुछ कर्मचारियों को अयोग्य कहकर कंपनी से निकाल दिया। उसने यह सुनिश्चित कर लिया कि उसका विभाग उसके चारों तरफ घूमे, उसके कर्मचारी उसका अनुसरण करें और उसके व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक हितों की परवाह करें। वह इस बात का पूरा ध्यान रखता है कि उसके साथ रहने वाले लोग संगठनात्मक तंत्र में उससे कम 4 स्तर नीचे रहें। दूसरी ओर वह अपने से ठीक ऊपर बैठे अफसरों की परवाह नहीं करता है, उनके निर्देशों की अवहेलना करता है, उन्हें समुचित जानकारी नहीं देता है और अपनी असफलताओं के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराता है।
वह अपने अफसरों के खिलाफ शिकायतें करता है, परंतु उन्हें तोहफे और चापलूसी द्वारा प्रभावित करने के विशेष प्रयास भी करता है। इन सब दांव पेचों से राणा ने काफ़ी समय तक अपनी अहम केंद्रित आवश्यकताएं पूरी की। बहरहाल राणा की परेशानियां तब शुरू हुई जब एक प्रोफेशनल मैनेजर कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव बना। राणा ने उसे गुमराह करने की बहुत कोशिश की, परंतु नए सीईओ को टेलीकॉम उद्योग का अनुभव था और वह राणा के काम को बहुत अच्छी तरह से समझता था। पहली बार राणा ने ऐसी स्थिति का सामना किया जहां उसे यह एहसास हुआ कि वह अपने विभाग के प्रदर्शन को सुधारने के लिए सब कुछ अकेले ही नहीं कर सकता और उसे दूसरों की मदद की जरूरत है। अंततः वह अपने ही अहमवादी दृष्टिकोण का शिकार बन गया। उसने अपने आसपास अयोग्य लोगों की फौज इकट्ठी कर रखी थी। कंपनी के योग्य कर्मचारी उसकी कार्यशैली से नफरत करते थे और उसके साथ काम नहीं करना चाहते थे। अपने छल कपट के व्यवहार के कारण वह बाकी विभाग प्रमुखों से भी दूर हो चुका था। सब जानते थे कि वह प्रभावकारी पारस्परिक संबंध बनाने में अक्षम है। जब उसके प्रदर्शन में कोई सुधार नहीं हुआ तो उसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट विभाग में भेज दिया गया, जहां उसके अधीन एक भी कर्मचारी नहीं था। अहमवादी राणा ने स्वयं को अपमानित महसूस किया। उसने प्रतियोगी कंपनियों को गोपनीय जानकारी देकर नए सीईओ के सामने समस्याएं खड़ी करने की कोशिश की, परंतु सीईओ को इस बात का पता चल गया और उन्होंने राणा को कंपनी से निकाल दिया। राणा ने लाख कोशिश की, परंतु उसे कहीं नौकरी नहीं मिली। मजबूरन वह लोगों से कहने लगा कि वह एक महान स्वप्नदर्शी है, इसलिए सामान्य कंपनियां उसे अपने यहाँ नौकरी नहीं दे रही हैं। दूसरों से बेहतर बनने की धुन में राणा ने अपने व्यक्तिगत विकास को अनदेखा कर दिया। उसने अपने कई सहकर्मियों, वरिष्ठों, अधीनस्थों और अपने कैरियर के अंत में कंपनी के लिए भी बहुत सी परेशानियां पैदा की। अहम केंद्रित व्यक्ति यही करता है, वह खुद का भी नुकसान करता है और अपनी कंपनी का भी। दोस्तों, यदि आपने सोच लिया कि अहम ब्रह्मा, अगर सोच लिया कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है और मैं सबको दबा के रखूँगा, सब मेरे नीचे काम करेंगे, हम किसी की राय नहीं लेंगे, तो ये गलत बात है। आपको कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो आपसे ऊपर रहेगा और एक दिन उसका भुगतान आपको ढंग से करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? ढंग से करना पड़ेगा, क्योंकि 100 दिन का चोर एक दिन तो पकड़ा ही जाता है। कब तक हम नीचे के लोगों को दबाते रहेंगे? जब नया सीईओ आया तो राणा की वाट लगा दी और राणा को ही कंपनी से निकाल दिया, क्योंकि सीईओ था, उसे मालूम था किसे निकालना और किसे रखना है, तो सबसे पहले नंबर राणा जी का लगा दिया। दोस्तों, कैरियर केंद्रित असफलता का ये खंड 3 था, जिसमें ये 66 कारण थे जो पूरे हो गए हैं। ये असफलता सफलता की सीढ़ी जो बुक है उसका ये 66वां कारण था जो कि खत्म हो गया है। अब खंड 4 है जिसका नाम है स्वयं के कारण उत्पन्न होने वाली असफलता का प्रबंधन। क्योंकि हमारे खुद के कारण ही जो उत्पन्न होती है समस्याएं, वो भी एक असफलता का कारण होती है, क्योंकि कोई भी दूसरों को मार्ग नहीं दिखा सकता। हम में से हर एक को अपना मार्ग स्वयं खोजना पड़ता है। क्योंकि दूसरों को कोई भी मार्ग नहीं बता सकता, हम में से हर एक को अपना मार्ग स्वयं खोजना पड़ता है। असफलता आकलन जांच सूची का गुणात्मक मूल्यांकन। क्योंकि असफलता आकलन जांच सूची के
गुणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य यह है कि पाठक असफलता के कारणों के वर्णन के आधार पर अपनी असफलता की दर का मूल्यांकन कर सकें। यह पहले दी गई 3 संख्यात्मक असफलता आकलन प्रश्नावली, आत्म केंद्रित असफलता आकलन प्रश्नावली, संबंध केंद्रित असफलता आकलन प्रश्नावली और कैरियर केंद्रित असफलता आकलन प्रश्नावली के अतिरिक्त हैं, जिनका वर्णन इस पुस्तक के शुरुआती 3 खंडों में किया गया है। जांच सूची का मूल्यांकन यहाँ इसलिए बताया गया है ताकि असफलता के हर कारण को स्पष्ट रूप से समझ लेने के बाद आप सीधे स्वयं का मूल्यांकन कर सकें। अगले पेज पर एक जांच सूची दी गई है जिसमें असफलता के सभी 66 कारणों के प्रमुख लक्षण बताए गए हैं। इन लक्षणों के आधार पर आपको 5 बिंदु वाले स्केल पर खुद का मूल्यांकन करके अपनी असफलता की दर निर्धारित करना है। सच्चे मूल्यांकन के लिए आपको ईमानदार रहना होगा। अधिकांश लक्षण नकारात्मक नजर आते हैं और हो सकता है कि इस वजह से आप अपना निष्पक्ष मूल्यांकन करने से कतराएं। और ये है वाक्यांश बिंदु वर्णन हमेशा समान। इसका अर्थ है कि असफलता के इस कारण के सभी प्रमुख लक्षण आप में हैं। अधिकांशतः समान, इसका अर्थ है कि असफलता के इस कारण के अधिकांश प्रमुख लक्षण आप में हैं। सामान्यतः समान, इसका अर्थ है कि असफलता के इस कारण के आधे प्रमुख लक्षण आप में हैं। बहुत कम सामान, इसका अर्थ है कि असफलता के इस कारण के कुछ लक्षण तो आप में परंतु अधिकांश लक्षण नहीं है। अब ये दूसरा है दिखावा करना। दोस्तों ये एक एक चीज़ आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगी क्योंकि ये पूरी इन्होंने सारणी बना रखी है। दिखावा करना, दिखावटी कृत्रिम व्यवहार अपने स्वाभाविक व्यवहार के बजाय बनावटी छवि का प्रदर्शन करके दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करता है। दोस्तों ये असफलता सफलता की सीढ़ी है। बुक का ऑडियो बुक ये ख़त्म हो गया। इसका जो 66 कारण था हमने पूरे कर लिए हैं और इसके जितने भी कारण थे बड़े ध्यान से हमने YouTube पर अपलोड किए हैं। आप इन सभी कारणों को ध्यान से सुनें और अपने जीवन को सफल बनाएं। हम अगली ऑडियो बुक अपलोड करेंगे। इसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।